गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सेकेंड पार्ट। इसके पहले आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ चुके हो कि उसका उद्देश्य क्या था, इसके अलावा उसकी विशेषताएं क्या थीं। आपको बताया गया कि लगभग 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं डीएनए में। 25 से 30,000 जीन सक्रिय होते हैं। केवल 2% जीन ही जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। 50% से अधिक जीन का ही कार्य ज्ञात है, बाकी का कार्य ज्ञात नहीं है। और इसके अलावा गुणसूत्र नंबर फर्स्ट पर 2968 जीन पाए जाते हैं और वाई क्रोमोसोम पर 231 जो है जीन पाए जाते हैं। ये सब विशेषताएं आप पढ़ चुके हो पहले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मानव जीनोम तैयार करने की विधि। ध्यान से समझिए। पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, हिंदी भी इसकी यही। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या है? एक्सप्रेस्ड जैसे हम पिछली बार पढ़ाते चले आ रहे हैं, जीन प्रकटन का नियमन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन या जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने को कैसे एक्सप्रेस्ड करता है। तो हमने बताया था जीन जो है वो mRNA बनाता है, mRNA पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, उसी प्रोटीन के रूप में जीन अपने को अभिव्यक्ति करता है, दिखाता है कि हमें ये एंजाइम बनाना है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना है। इस प्रकार वो कोई ना कोई एंजाइम बना करके, कोई ना कोई बॉडी का जो है स्ट्रक्चर बना करके वो जीन अपने को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो अगर हम ये डीएनए है और उसमें हमने बताया कि 25 से 30,000 जीन हैं, तो वो 25 से 30,000 जीन 25 से 30,000 mRNA बनाएंगे। और 25 से 30,000 जब mRNA बन जाएगा तो इसका मतलब 25 से 30,000 प्रोटीन भी बनेगी और 25 से 30,000 उसी में से प्रोटीन में से उसी में कुछ एंजाइम होंगे, यानी कुछ फंक्शनल एंजाइम बनेंगे, कुछ जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगी। तो इसका मतलब ये जो mRNA है, ये जितने 25 से 30,000 mRNA बने 25 से 30,000 जीन द्वारा, वो 25 से 30,000 mRNA 25 से 30,000 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे या कैरेक्टर्स या लक्षण निर्धारित करेंगे। हम क्या करते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स में, इन सब mRNA की हम जो है इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। प्रत्येक mRNA को लेकर के उनसे डीएनए बनाते हैं और उस डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। उस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम देखते हैं और उसको पहचान करके हम अलग जो है, यानी निकालने का एक तरीका है ये कि कैसे हम डीएनए प्राप्त कर सकते हैं जो एक विशेष कार्य कर रहा है। तो हम इन mRNA को कलेक्ट करना या mRNA से डीएनए बना करके उस डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त करना, और ताकि जब हम अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त कर लेंगे तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यही तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विधि है। भाई विधि में हमें क्या करना था? हमें उस न्यूक्लियोटाइड का क्रम पहचानना था, वो कौन सा जीन, कौन सा mRNA, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये हमें जानना था। तो हमने क्या किया कि जितने भी mRNA डीएनए के साथ बन रहे हैं, अभी हमने डीएनए के सीक्वेंस को नहीं जाना है, जितने भी mRNA बने उस mRNA के अलग अलग हमने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जो mRNA हमने इकट्ठा किया उस एक एक mRNA से हम डीएनए प्राप्त करेंगे। उस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब, जैसे ये जीवाणु है, जीवाणु का ये अपना डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड नाम देते हैं। ये प्लाज्मिड भी डीएनए से मिलकर बना होता है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक हमने mRNA लिया, इस mRNA से हमने क्या बनाया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या बनाया? डीएनए। ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हो गया। इस डीएनए को हमने कहाँ इंसर्ट करा दिया? जीवाणु कोशिका के अंदर। ये सब विधि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे, अभी केवल इतना समझो कि हमने डीएनए को अंदर प्रविष्ट करा दिया या हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। दो तरीका है,
या हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया और इसमें हमने ये वाला अपना जो डीएनए था, जो हमें देखना था कि यही डीएनए हमें कॉपी बनानी है, उस डीएनए को हमने क्या कर दिया, प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब इस प्लाज्मिड को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जीवाणु में। अब जितनी बार जीवाणु की कोशिका डिवाइड होगी उतनी बार प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा, और जितनी बार प्लाज्मिड डिवाइड होगा उतनी बार हमारा जो वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए का मतलब जिस डीएनए के क्रम को हम देखना चाहते हैं कि उसमें कौन सा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का क्रम क्या है, उस जीन का क्रम क्या है जिसमें हम देखना चाहते हैं, वो भी डिवाइड होगा। इस प्रकार हमें इस डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती हैं। भाई लाखों बैक्टीरिया होंगे, लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएंगी। अब उस एक एक प्रतिलिपि का हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हम विश्लेषण कर सकते हैं। ये तरीका हम बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे। फिलहाल ये तरीका है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का। क्या किया हमने, सिंपल समझो। पहले डीएनए से एमआरएनए जितना बना 25 से 30 हज़ार जीन, 25 से 30 हज़ार एमआरएनए बनाएंगे। उस एमआरएनए से 25 से 30 हज़ार हम डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त कर लेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। इन छोटे छोटे खंडों को अलग अलग बैक्टीरिया की कल्चर की प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पुनः बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा वैसे वैसे हमारा जो डीएनए है वो भी डिवाइड होगा। हमें लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएंगे और हम उन प्रतिलिपियों का अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन दूसरा प्रोसेस है। सीक्वेंस एनोटेशन, अनुक्रम टिप्पण हिंदी में कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें सिंपल है, डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं और डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं और उन्हीं छोटे खंडों को हम सेम वही प्रोसेस करते हैं कि हम प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जब किसी एक विशिष्ट डीएनए में कोई फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है तो उस सम्मिलित डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनः जीवाणु की कोशिका में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे जैसे जीवाणु की कोशिका डिवाइड होती जाएगी वैसे वैसे आपकी इस डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएंगी। इस विधि को सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, इसमें डीएनए से पहले एमआरएनए प्राप्त किया जाता है, एमआरएनए के छोटे छोटे खंडों से डीएनए बनाया जाता है, उस डीएनए को इस बैक्टीरिया में जोड़ा जाता है, प्लाज्मिड में जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले ही डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाता है और उसके बाद उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ करके इस जीवाणु में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये दोनों अंतर है। जिस वेक्टर का, यानी जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें डालते हैं या जो ढोने का काम करता है उसे वेक्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया एक वेक्टर है। अगर हम ईस्ट की सिंगल कोशिका ईस्ट कवक का उपयोग करेंगे तो ईस्ट भी एक क्या है, वेक्टर है। तो इसको नाम दिया गया है बैक एंड यैक, बैक एंड सी रहेगा, बैक एंड यैक। बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगर हम जीवाणु का यूज़ करेंगे वेक्टर के रूप में तो उसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे, और अगर हम ईस्ट कोशिका का कवक का उपयोग करेंगे तो उसको ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे। लास्ट है मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। सबसे सिंपल है, हम बताते आ रहे हैं कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट से हम पहचान कर सकते हैं कि मनुष्य में कौन सा जीन कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा है, यानी रोगों की पहचान की जा सकती है। जीन चिकित्सा द्वारा रोगों का निदान किया जा सकता है। पेरेंटल झगड़े निपटाए जा सकते हैं कि इनका पुत्र है कि नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा हम हत्या, बलात्कार, लूट इत्यादि की घटनाओं को जो है आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण में जो है असफल होते रहने के लिए हम इसके द्वारा निदान भी कर सकते हैं, क्यों इसका जो है रिएक्शन हो रहा है, क्या ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है बॉडी ऑर्गन, जब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा उस जीन्स में जो भी रोग उत्पन्न कर रहे हैं उस जीन्स के न्यूक्लियोटाइड का क्रम हम पता लगा सकते हैं, बाद में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब इसकी उपयोगिता है। अब हमारा 2 वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चैप्टर समाप्त हो गया है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम बायोटेक्नोलॉजी नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे।